हेलो क्लास 12th। हमारा टॉपिक है आज का राउल्ट का नियम। इसको वैसे हम आज सुबह गूगल मीट पर पढ़ चुके हैं, बट मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ ताकि अदर गर्ल्स भी इसको देख करके कुछ सीख सके। तो राउल्ट के नियम को समझाने के लिए मैं पहले कुछ बातों को रिपीट करूँगी। जैसे राउल्ट का नियम किस संदर्भ में हमको जानकारी देगा, यह द्रव्य विलयन के बारे में बताएगा। द्रव्य विलयन भी कैसा, जिसमें द्रव ही विलेय होगा और द्रव ही विलायक होगा। दोनों द्रव होंगे जिसमें उस विलयन को हम द्रव्य विलयन भी कहेंगे। और इसके बारे में हमको राउल्ट नामक वैज्ञानिक जो है वह अपना नियम बताएगा, किस प्रकार इसके ऊपर उन्होंने अपना नियम लागू किया। राउल्ट का नियम बताने से पहले मैं आपको वाष्प दाब की परिभाषा याद दिला देती हूँ। हम जानते हैं कि जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि भाप बन कर के उड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसके जो लिक्विड्स के जो वाष्प के अणु होते हैं, मान लेते हैं कि मैंने कोई कंटेनर ले लिया, इसमें लिक्विड भर लिया, अब ये वाष्पीकृत होगा तो ये यहाँ पर वाष्प के अणु आएंगे। ये जो वाष्प के अणु हैं इस द्रव की सतह पर एक प्रेशर लगाते हैं, इसी प्रेशर को वाष्प दाब कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी निश्चित तापमान पर द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब हम राउल्ट के नियम पर आते हैं। राउल्ट के नियम को समझने के लिए हम देखते हैं, ये एक कंटेनर है, इसमें हमने शुद्ध जल भर लिया है, शुद्ध जल या शुद्ध द्रव भर लिया है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे एक नाम दे देते हैं, हम इसको ए भी कह सकते हैं, जो हमारा मन हो। अब ये है इसके वाष्प के अणु, जो कि इस सरफेस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो ये जो सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे उसको हम प्रदर्शित करेंगे P01 से। ठीक इसी प्रकार ये है अदर कंटेनर, जिसमें भी हमने शुद्ध द्रव भर रखा है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। ये यहाँ पर जो है वो है वाष्प के अणु। ये वाष्प के जो अणु हैं यह इस द्रव की सतह पर प्रेशर लगाएंगे। इस प्रेशर को हम किससे डिनोट करेंगे, P02 से। और इस शुद्ध जल को या शुद्ध द्रव को हम 2 से प्रदर्शित कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे एक नाम दे दिया, इसे 2 नाम दे देंगे। यह है द्रव 1, शुद्ध द्रव 1 जिसका दाब है P01, ये शुद्ध द्रव 2 जिसका दाब है P02। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करके विलयन बना लेते हैं। जब इन दोनों को मिक्स करके विलयन बनाएंगे तब भी क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। तो ये जो वाष्प के अणु हैं ये भी क्या करेंगे, द्रव की सतह पर प्रेशर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो द्रव की सतह पर प्रेशर लगाएंगे वह किस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, भाई इस विलयन में ये वाला भी शुद्ध द्रव उपस्थित है, इसी विलयन में ये भी शुद्ध द्रव 2 उपस्थित है। तो इस विलयन में ये जो द्रव 1 है इसके द्वारा लगाया गया जो दाब है वह है P1। ठीक इसी प्रकार इसी विलयन में द्रव 2 द्वारा लगाया गया दाब है P2। और अब यदि हमें पूछा जाए, इस विलयन में 2 द्रव उपस्थित है, एक के द्वारा दाब लगाया गया P1, दूसरे के द्वारा लगाया गया दाब P2 है। तो इन दोनों में से अधिक मान किसका है, P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है। तो ये सवाल आते ही हमारे दिमाग में आएगा कि भाई नेचुरल है जिसका मोल अंश ज़्यादा होगा, या अगर अपनी लैंग्वेज में देखें तो हम ये बोलेंगे जो द्रव ज़्यादा है मात्रा में उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा, क्योंकि अगर द्रव अधिक है तो वो वाष्पीकृत भी अधिक होगा, तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो अधिक होगा या कम होगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, मैंने कल ही बताया था आपको, इसको मोल अंश से रसायन विज्ञान की भाषा में बोला जाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, जिसका मोल अंश ज़्यादा होगा
उसका ही वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। तो हम ये लिख सकते हैं P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। X1 क्या है यहाँ पर? इस विलयन में द्रव एक द्वारा इस विलयन में द्रव एक का मोल अंश। ठीक इसी प्रकार P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। अब X2 क्या है? इसी विलयन में द्रव दो का मोल अंश या मोल प्रभाज। अब हम जानते हैं कि जब कभी भी ये साइन हटता है तो इक्वस टू का साइन आता है, और इक्वस टू का साइन आएगा तो एक साथ में कांस्टेंट भी आएगा, नियतांक। या P1 इज इक्वल टू P01 X1 या P2 इज इक्वल टू P02 X2। अब ये दोनों कहाँ से आए? ये दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है, और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इन दोनों से मिलाया है। ये शुद्ध द्रव था एक, और ये था P01 उसका वाष्प दाब। ये शुद्ध द्रव था दो, ये उसका था वाष्प दाब। परंतु यहाँ पर ये क्या है? नियतांक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है। कोई पूछे P1 क्या? इस विलयन में द्रव एक का वाष्प दाब। P2 क्या है? इस विलयन में सॉल्यूशन में द्रव दो का वाष्प दाब। P01 क्या है? P01 ऐसे तो यहाँ पर कांस्टेंट है, और यू शुद्ध जल का या शुद्ध द्रव एक का वाष्प दाब। P02 क्या है? यू तो यहाँ पर कांस्टेंट है, बट यू क्या लिखेंगे हम? शुद्ध द्रव दो का वाष्प दाब। और X1 क्या है? इस विलयन में उपस्थित द्रव एक का मोल अंश। X2 इस विलयन में उपस्थित द्रव दो का मोल अंश। अब ये तो हुआ P1 और P2, इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट के नियम को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किसी द्रव में या किसी द्रवीय विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उनके मूल अंशों के समानुपाती होता है। ये हो गया राउल्ट का नियम। अब सॉल्यूशन था हमारे पास, तो P1 हमने निकाल दिया। P1 का मान हमने क्या निकाला था? P01 X1। और P2 का मान क्या था? P02 X2। तो पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो P टोटल इज इक्वल टू नेचुरल है P1 प्लस P2। अब P1 व P2 के स्थान पर ये वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, P1 की जगह आएगा P01 X1 प्लस P2 की जगह क्या आ जाएगा? P02 X2। अब एक चीज़ और है, हम जानते हैं X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होता है। ये X1 और X2 जो है इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये कहाँ से आया? किसी विलयन में विभिन्न अवयवों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है। ये हमें याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। ये जो वैल्यू है इसे हम अब पुट आउट करेंगे। X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। तो हमारा मान क्या आया था? P टोटल इज इक्वल टू, ये था P01 X1 प्लस P02 X2। अभी हमने X1 का मान ज्ञात किया, तो यहाँ पुट आउट करते हैं P01। X1 की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस X2 प्लस P02 X2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू P01 माइनस P01 X2
प्लस ये वापस एज इट इज़ लिख देते हैं P02 X2। अगले स्टेप को ऊपर लिख देती हूँ मैं। अब ये जो आ गया है इसके अकॉर्डिंग हम यदि P टोटल का मान ज्ञात करें तो P टोटल इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ है P01 माइनस P01 X2 फिर प्लस P02 X2, तो P01 इसको हम पहले लिख देते हैं तो ये आ जाएगा प्लस P02 X2 और इसे लिख देते हैं बाद में, हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है P01 X2। अब हमें यहाँ पर कॉमन क्या नज़र आ रहा है, नेचुरल है X2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो इसको कॉमन ले लेते हैं X2 को, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस ये X2 ब्रैकेट P02 माइनस P01। एक और स्टेप को लिखा जा सकता है यहाँ पर, वो हमारा फाइनल स्टेप होगा। अब P टोटल इज इक्वल टू, इसको बाद में लिख देते हैं X2 ब्रैकेट P02 माइनस P01, ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस P01, कुछ नहीं इसको यहाँ बाद में लिख दिया। ये आ गया हमारा राउल्ट का नियम। अब बस इसका केवल ग्राफ बच गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।